ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास के अंदर उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के थे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज भी कर देता हूँ हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सीजीएस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे और यहाँ तक आपका मिड टर्म का कोर्स होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट तक। आपको पता है नेक्स्ट वीक आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट हो रहे 26 से। तो उसका पैटर्न क्या होगा, पेपर किस पैटर्न के ऊपर आएगा, वो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि आप लोगों का जो मिड टर्म का एग्जाम है वो किस तरह से मैं कंडक्ट करूंगा। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि आपने कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। पर यूनिट की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करने का मकसद होता है कि आपने देखना होता है कि हमने अपनी जो कॉस्ट है उसको कैसे कंट्रोल करना है। डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करेगी। मैं मेन चीजें बेटा आपको बता रहा हूँ जो कि उस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस की हुई थी, जो आप लोगों ने लेक्चर सुने हुए हैं। लेक्चर बेटा मैं कोई भी सेंड करता हूँ उस लेक्चर को लाजमी सुना करें, वो लेक्चर अगले लेक्चर का हिस्सा होता है जो लेक्चर हमने स्टडी करना होता है। इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर बेटा तीन मेन कॉस्ट होती हैं। एक होती है डायरेक्ट, एक आपकी होती है मटेरियल कॉस्ट, एक होती है लेबर कॉस्ट और एक होती है आपकी एफओएच। ये तीन मेजर कॉस्ट हैं, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। फिर मटेरियल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इसी तरह लेबर के अंदर डायरेक्ट लेबर होता है और इनडायरेक्ट लेबर होता है। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब है जो बिजली का बिल आ गया, रेंट हो गया, इस किस्म की चीजें जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके एफओएच के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह फिर आप लोगों ने ये आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ था जो भी कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा कि प्राइम कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है। ये अभी प्राइम कॉस्ट का फार्मूला अभी जो मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट करवाऊंगा स्केच के अंदर भी ये फार्मूला आएगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है। मेन फार्मूला होता है प्राइम कॉस्ट का मटेरियल प्लस लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। सिर्फ मटेरियल लेबर नहीं, क्योंकि मटेरियल इनडायरेक्ट भी होता है और लेबर भी इनडायरेक्ट होती है। और एक्सप्लेन किया गया था कि डायरेक्ट मटेरियल या और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फर्क है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या फर्क है। इसी तरह जब आप प्राइम कॉस्ट के अंदर एफओएच को ऐड करोगे तो जो आपके पास आंसर निकलेगा वो निकलेगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। अभी जो मैं आपको स्केच बताऊंगा उसके अंदर ये दोबारा रिपीट होगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में अगर आप एफओएच को ऐड करेंगे तो उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हैं दो तीन, ये ध्यान में रखिएगा। आपको जब एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे कहा जा सकता है कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, उसमें आपको मटेरियल दे दिया जाए, लेबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करें। या फिर आपको प्राइम कॉस्ट के साथ एफओएच दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि जी अब आप इसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करें, जो कि मैं अभी आपको करवाऊंगा। तो ये चीजें थी बेटा थ्योरी से रिलेटेड जो आप लोगों ने की। ये सारी की सारी बुक में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, टर्म्स में मैंने शेयर कर दी थी। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। हमारा जो आज का बेटा टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सीजीएस स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं। आपको सामने मैंने कुछ स्टेटमेंट्स आपको एक्सप्लेन की थी शुरू के अंदर कि बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है इनको बनाने का। और इसके अंदर हमारी जो स्टेटमेंट होगी, जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट होगी, वो होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। जो हम आज बनाना सीखेंगे उसका मैं आपको स्केच दूंगा आज, और उस स्केच के अंदर हम डाटा पुट करके चीजों को कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस शीट किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इनकम स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताती है। चेंज ऑफ इक्विटी स्टेटमेंट बेटा, ये चेंज ऑफ इक्विटी, इक्विटी बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी को। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ऑनर इक्विटी क्या होती है, वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में लगाया होता है। तो हम मालिक की एक अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विटी स्टेटमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मालिक हूँ किसी बिजनेस का, तो मैंने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक साल के बाद मेरा 50,000 कितना बन गया। अगर उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ तो उस 50,000 में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, अगर मुझे लॉस हुआ तो उस 50,000 में से लॉस माइनस हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं चेंज ऑफ इक्विटी स्टेटमेंट। इसका अपना प्रॉपर स्केच होता है। ये क्या बताती है, ये आपको बताती है किसी भी ऑनर के बारे में, ऑनर की इंफॉर्मेशन के बारे में कि ऑनर की ऑनर इक्विटी में कितना इजाफा हो रहा है या ऑनर की इक्विटी में कितनी कमी आ रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा बताती है बिजनेस के अंदर कितना कैश इन हो रहा है, बिजनेस से कितना कैश आउट हो रहा है, यानी पूरे साल के अंदर कितना पैसा इन हुआ और कितना पैसा आपका आउट हुआ। वो स्टेटमेंट जो बताएगी, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ये तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दिया, इसको हमने बनाना नहीं सीखना। हमने जिसको बनाना सीखना है बेटा वो हमारे पास स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है उसको हम कैसे बनाते हैं। ओके बेटा, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस होते हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं बेटा जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कहते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनको हम सर्विसेज बिजनेसेस कहते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनको हम ट्रेडिंग बिजनेसेस कहते हैं। क्या फर्क है तीनों में? बड़ा आसान है, वन लाइन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिक हम लोग स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस बेटा वो बिजनेसेस होते हैं जो चीजें खुद प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, लाइक टेक्सटाइल मिलें हो गई, उन्होंने प्रोडक्शन की, उसके बाद मार्केट में सेल आउट के लिए भेज दिया। तो जितने भी बिजनेसेस मैन्युफैक्चर करने के बाद जो है वो चीजें मार्केट में सेल आउट करते हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कहते हैं। ट्रेडिंग बिजनेसेस बेटा क्या होते हैं? ट्रेडिंग बिजनेसेस क्या होते हैं? फिनिश गुड्स आइटम उठाते हैं और आगे मार्केट में रीसेल कर देते हैं। जिस तरह ये आपके दरमियान में जो बैठे होते हैं मार्केट के अंदर लोग बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी से माल उठाया, आगे फर्दर उसको रीसेल कर दिया। तो ये जो जितने भी बिजनेसेस होंगे इनको बेटा हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेसेस, यानी वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते चीज, वो बनी बनाई चीज मार्केट से उठाते हैं और आगे मार्केट में रीसेल कर देते हैं। इस तरह होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, बैठे मार्केट के अंदर जी होलसेलर का बिजनेस कर रहे हैं, वो कपड़ा उठाते हैं होलसेल के ऊपर और आगे शॉप्स को प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। वो खुद चीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, वो बनी बनाई चीज खरीदते हैं और आगे मार्केट में रीसेल कर देते हैं। ऐसे बिजनेसेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेसेस या ट्रेडिंग एंटिटीज। सर्विस बिजनेसेस बेटा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो बिजनेसेस जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गया, आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, ओसीएस हो गया, ये जितनी भी आपकी सर्विसेज बिजनेस है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हर वो बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने लिए रेवेन्यू कमाता है उसको हम बोलेंगे सर्विसेज बिजनेसेस। ओके बेटा, अब जो हमारा मेन टास्क है जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। बेटा ये आपके सामने फॉर्मेट है, ये आपके सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है। इस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इस फॉर्मेट के अंदर उसने आपको डाटा पुट करके दिया हुआ है। मैं आपको फॉर्मेट वन बाय वन स्टेप में समझाऊंगा और इसके बाद इस फॉर्मेट को आपको पेपर में बनाने के लिए आ भी सकता है। और लाजमी नहीं कि ये पूरे का पूरा फॉर्मेट बनाने के लिए है, इसमें से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। इसमें से मतलब ये 5 स्टेप के अंदर बेटा ये मुश्तमिल है। इस 5 स्टेप में से कोई भी स्टेप आपसे पूछा जा सकता है। तो टॉपिक है बेटा हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, यानी इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट के अंदर सीजीएस। 5 स्टेप्स होंगे बेटा। पहला स्टेप होगा कि आपने कैलकुलेट करना है मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम मीन के पहले स्टेप के अंदर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि बिजनेस में टोटल कितना मटेरियल इस्तेमाल किया। अब ये सीजीएस स्टेटमेंट जो होती है साल के एंड पे मोस्टली बनाई जाती है, तो डेफिनेटली हम इसमें ये बताएंगे कि पूरे साल के अंदर बिजनेस ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। ये स्टेप नंबर 1 है आपकी सीजीएस स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब आपके सामने स्केच ओपन है। मटेरियल कंज्यूम का बेटा तरीकेकार क्या होगा, ये देखिए आपके सामने स्टेप नंबर 1 हाईलाइट किया हुआ है। देखिए इसमें आपने कैसे करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आपके पास गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है कि पिछले साल मटेरियल बचा हुआ था वो अगले साल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग मटेरियल दिया हुआ है यानी ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है मटेरियल की, तो आप पहले वो लिखेंगे। प्लस इसमें आप करेंगे मजीद जो आपने मटेरियल परचेज किया। फॉर एग्जांपल आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,000, आपने इस पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपए की मजीद चीजें खरीदी, तो ऐड करेंगे नेट परचेज इसको। ये देखिए आपके सामने। अच्छा, इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो 10,000 पहले पिछला पड़ा हुआ था, 1,10,000 का आपने मजीद खरीदा। अब इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आया, दैट आंसर इज कॉल्ड मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यानी 1,10,000 का मटेरियल है जो आपके पास अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए पूरे साल में। यानी एक वो मटेरियल जो पिछले साल का बचा हुआ था उसमें आपने ऐड कर दिया नया, सिंपल सी बात है। तो जो आपके पास मटेरियल आ गया वो अब 1,10,000 का जो मटेरियल है वो आपके पास अवेलेबल है फॉर यूज। अच्छा, इसमें से आप लेस कर दे जो मटेरियल बच गया पूरे साल के एंड पे। साल के एंड पे जब आप गए, साल खत्म हुआ तो कुछ मटेरियल बच गया, तो हम बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग का मतलब होता है कि बच गया। अगर बच गया, मे भी ना बचे, अगर ना बचे हुआ तो उसको 0 लिख दें। लेकिन अगर बच गया, उसने बोला थी कि 1,10,000 में से 20,000 की चीजें बच गई, इसका मतलब फिर हमने कितने का मटेरियल कंज्यूम किया, 1,10,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो ये जो 90,000 बेटा आंसर निकला है, दिस 90,000 इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड। दिस इज स्टेप नंबर 1 बेटा। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोबारा हो सकता है कि पेपर में सिर्फ आपसे कहा जाए कैलकुलेट द मटेरियल कंज्यूम्ड, तो आपको सिर्फ ये 4 चीजें चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री, लाजमी नहीं कि क्वेश्चन के अंदर हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगी। अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से नेट परचेजेस,
और उसमें से आप लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। जी बेटा स्टेप नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? जी एनीवन? बेटा यस नो? जी जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब बेटा जो मटेरियल बच गया साल के एंड पे। अब देखिए ना 1,10,000 की चीजें आपने इस्तेमाल करनी थी, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 1,10,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है इस 1,10,000 में से 20,000 की चीजें पड़ी हैं आपके पास। मैं इसको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। आपने कॉटन के कुछ 40 पैकेट, 10 पैकेट पहले पड़े थे, तो आपके पास टोटल कॉटन के पैकेट है 50, जो आपने पूरा साल इस्तेमाल करने हैं। साल खत्म हो गया, जब साल खत्म हुआ तो पता चला कि 5 पैकेट अभी भी स्टोर रूम में पड़े हैं, तो आपने यूज कितने किए? 45। तो ये बेटा वही चीज लिखी हुई है। आप देखिए, आप इसको जरा पढ़ के देखें कि 10,000 आपके पास पिछले साल का मटेरियल था, 1 लाख आपने मजीद खरीदा इस साल, तो 1,10,000 की चीजें पड़ी हैं, उसमें से 20,000 की चीजें बच गई हैं। तो इस्तेमाल कितने की हुई? 90,000 की। तो देखिए बेटा ये हमने निकालना था मटेरियल यूज कितना हुआ पूरे साल में, तो 90,000 का जो मटेरियल है वो यूज हुआ। जी अंडरस्टैंड? बेटा यहां तक क्लियर है? जी सर। बोला करें बेटा यस नो में, ताकि मुझे आइडिया हो। ओके स्टेप नंबर 2 आ गया बेटा लेबर। अब जो आपने मटेरियल कंज्यूम्ड, जब आपने मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लिया, तब आपने इसमें ऐड करना है डायरेक्ट लेबर। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। जो भी डाटा यहाँ पे लिखा जा रहा है वो सारे के सारा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं क्वेश्चन आपके सामने ओपन करूंगा, वहां आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। सेकंड स्टेप में आएगा डायरेक्ट लेबर। अब आपने ऐड कर देना है डायरेक्ट लेबर में। तो ये देखिए आपके पास जो आंसर निकलेगा, दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ये देखिए 90,000 रुपए का आपका मटेरियल कंज्यूम निकला, इसमें आपने ऐड किया डायरेक्ट लेबर को, तो आपके पास आंसर निकला प्राइम कॉस्ट। तो भी थोड़ी देर पहले आपने प्राइम कॉस्ट का आंसर, आप पीछे फॉर्मूला पढ़ा था मटेरियल प्लस लेबर। तो मटेरियल आपने ये 90,000 कैलकुलेट किया, इसमें आपने ऐड किया लेबर को, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई 1,50,000। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, तो आपने स्टेप नंबर 2 तक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यानी स्टेप नंबर 1 भी कंप्लीट करना होगा। उसमें जो आंसर निकलेगा उस आंसर में आपने प्राइम कॉस्ट को ऐड करना है, तो सॉरी आपने डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 एफओएच। तीन चीजें बेटा मैंने बताई थी। पहला था हमारे पास मटेरियल जिसको हमने डील किया, दूसरा हमने लेबर को डील किया, थर्ड में हम एफओएच। अब जब आपने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स को। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। जब आप एफओएच को ऐड करेंगे तो उन दोनों के देखिए 1,50,000 की प्राइम कॉस्ट, उसमें 80,000 के एफओएच ऐड किए, तो 2,30,000। अब ये अभी आप पढ़ के आए पीछे कि प्राइम कॉस्ट के अंदर जब एफओएच को ऐड करते हैं तो आपने लिखा था टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, पीछे पढ़ के आए थे। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं उसको, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये देखिए जब आपने प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड किया एफओएच को, तो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। बट आंसर ऐड करने के बाद, माइनस करने के बाद जो आंसर निकलता है ना, दैट आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नाम क्या है? पेपर में आपको ये पूछा जा सकता है कैलकुलेट द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो अब आपने स्टेप नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी पहले आप ये मटेरियल निकालेंगे, फिर उसमें लेबर ऐड करेंगे, उसके बाद फिर आप एफओएच ऐड करेंगे, तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आंसर निकलता है दैट आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर है उस आंसर का नाम क्या है। 3 स्टेप बेटा कंप्लीट हो गए। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, 4th स्टेप है वर्क इन प्रोसेस, और 5th स्टेप है हमारे पास फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस क्या होता है बेटा? वर्क इन प्रोसेस वो चीजें जो अभी आपकी चीजें कंप्लीट नहीं हुई, अभी प्रोसेस में लगी हुई है। प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज की पैकिंग हो रही है, किसी की लेबलिंग हो रही है, कोई चीज अभी पहली स्टेज के ऊपर है, कोई चीज अभी दूसरी स्टेज के ऊपर है, कोई चीज अभी फाइनल स्टेज के ऊपर है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। उस चीजों को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस, यानी वर्क अभी प्रोसेस में जा रहा है। अच्छा, तीसरा स्टेप था आपने एफओएच को ऐड किया। अब हम करेंगे वर्क इन प्रोसेस। हम क्या करेंगे? हम इसमें ऐड करेंगे जो भी आंसर निकला था टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को, और लेस करेंगे जो भी आंसर बाद में निकलेगा उसमें से लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को।
ओके, ये 2 स्टेप अब आपने करने हैं। ओके, मैं आपके सामने क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं अभी। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बेटा आपके पास ये है। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, तो 4th स्टेप था हमारा वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर आप देखिए इसको, तो ये देखें फैक्ट्री ओवर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपने ऐड किया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30,000 को, तो इसमें दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर निकला उस आंसर को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। वो कॉस्ट जो अभी मैन्युफैक्चर्ड होने पे आपकी आ रही है। और इसी तरह आप लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को, जो क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ये जो आपके सामने बोल्ड किया हुआ है ना, बेसिकली बेटा ये वो चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है कि कैलकुलेट द मटेरियल कंज्यूम, कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, कैलकुलेट द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकलेगी? जो आपने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकाली थी उसकी, उसमें आप कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे, तो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज 2,10,000। दिस इज स्टेप नंबर 4। इसी तरह स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, फिनिश्ड गुड्स आपके पास होंगे, फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री एंड फिनिश्ड गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेम यही स्टेप करेंगे जो वर्क इन प्रोसेस के साथ किया। फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करेंगे और फिनिश्ड गुड्स की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको माइनस करेंगे। देखिए जब आपने वो ऐड किया ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 1 लाख की, तो ये बन के 3,10,000 और इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को, तो हमारे पास आंसर निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बेटा बेसिकली हमारा आंसर था कि हाउ टू कैलकुलेट सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। तो द आंसर इज 3 लाख। यानी इसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व है। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड स्टेप इज कॉल्ड ऐड लेबर, इसके बाद हमारे पास आंसर निकलेगा प्राइम कॉस्ट का। थर्ड स्टेप इज फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके बाद हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, जो कि पीछे आप पढ़ के भी आए हैं।
देन इसके अंदर वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। देन बेटा फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपके सामने बेटा स्केच बना हुआ है। इस स्केच के अंदर सारे स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आप बता दें जिस स्टेप की आपको समझ नहीं आई, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये पूरे का पूरा स्केच आपके सामने बना हुआ है, इसमें से पूछ लें बेटा जो पूछना जी सर। एक्सक्यूज मी सर, सर ये वर्क इन प्रोसेस जो है सर, जब हमने बोले बेटा वर्क इन प्रोसेस जी क्या? सर जब हमने मटेरियल जो एक मरतबा सर वो खरीद लिया हुआ सर, उसे इन्वेस्ट बेटा वन बाय वन उनको पूछने दे पहले क्वेश्चन। जी बेटा वर्क इन सर प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस के अंदर वो मटेरियल आएगा ना जो अभी अंडर जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ जी हाँ जी सर वो स्टेज 1 में स्टेज 2 में सर वो उसका जितना मटेरियल रहा मटेरियल उसके लिए रिक्वायर था वो तो सर हमने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, तो उसको हमने डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ऑलरेडी ऐड नहीं कर दिया हुआ सर, तो यहाँ पर दोबारा फिर हम उसे प्लस माइनस कर रहे हैं। बेटा वर्क इन प्रोसेस लाजमी तो नहीं कि सिर्फ उसी साल का वर्क इन प्रोसेस हो। वर्क इन प्रोसेस तो आपका पिछले साल का भी चल रही है, कुछ चीजें बन रही हैं नहीं बन रही, इस साल की भी कुछ चीजें आपकी बन रही हैं। वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो आपकी प्रोसेस में है, उसमें मटेरियल भी लगा हुआ है, उसमें लेबर भी लगी हुई है, उसमें एफओएच भी लगा हुआ है। तो कितनी चीजें ऐसी हैं जो कितनी मालियत की चीजें ऐसी हैं जो कि वर्क इन प्रोसेस में लगी हुई हैं, जो अभी तक कंप्लीशन स्टेज में नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने दिसंबर में स्टार्ट किया, एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया दिसंबर 1 को, उसको बनते हुए तकरीबन कोई 1.5 माह लगता है। फॉर एग्जांपल जनवरी स्टार्ट हो गया, अब जब आप जनवरी की स्टार्ट हो गया तो वो वर्क इन प्रोसेस के ऊपर था उस वक्त। जब आप जनवरी की यानी नेक्स्ट ईयर की जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो चीजें आपके लिए वर्क इन प्रोसेस होंगी पिछले साल के लिए, तो अभी वर्क इन प्रोसेस में थी। सर यानी कि यहाँ पर जो हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो फाइनल फॉर्म के अंदर जो प्रोडक्ट आ रही है उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की फॉर्म में है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। मीन दैट किसी को कोई पैकिंग रहती है, किसी के ऊपर कोई प्रिंटिंग रहती है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो रहती हैं। ठीक है सर। तो सर ये इसके अंदर जो हम माइनस कर देते हैं एंड पर जो इसकी यानी क्लोजिंग एंट्री होती है, हाँ वो इसलिए तो माइनस सर करते हैं कि वो इसलिए माइनस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर साल खत्म हो गया और कुछ चीजें अभी तक मशीन पे लगी हुई हैं, वो नहीं कंप्लीट हुई, तो फिर उनको अगले साल जाके फिनिश गुड्स में ऐड करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने यूनिट, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी, दिसंबर में आपका ईयर खत्म हो जाता है, आपने वो 29 दिसंबर या 30 दिसंबर को स्टार्ट किया, तो जब बीच में जनवरी आ गई तो फिर वो उसको हम नेक्स्ट ईयर में काउंट करेंगे, उसको हम इस साल काउंट नहीं करेंगे। इसलिए उसको बोलते हैं कि वो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो वो चीजें जो बच गई हैं अभी वर्क इन प्रोसेस में, उसको बोलते हैं। जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात आएगी ना, वो समझ लें कि वो चीजें जो बची हुई हैं, जिस तरह मटेरियल की मैंने बताया था क्लोजिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की मैंने बताया था क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की भी क्लोजिंग इन्वेंट्री यही है। ये सारी चीजें आपकी इस साल नहीं बनी बची, कुछ चीजें आपकी स्टॉक में पड़ी अगले साल के लिए, वो दोबारा आपकी फिनिश गुड्स में ऐड हो जाएंगी, वो अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी फिनिश गुड्स की। जी आप फीमेल क्वेश्चन पूछने लगी थी बेटा। जी बेटा क्वेश्चन पूछने लगे थे कोई स्टूडेंट फिनिश गुड्स के मुतालिक। सही है कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है ये वाला स्टेप पूछना। जी बोलें बेटा, क्या करूं, इसको बताऊं कैसे आया? जी बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जब आपने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर ली तो इसमें आपने ऐड करना है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का मतलब है वो चीजें जो अभी आपकी प्रोसेस में लगी हुई हैं, अभी वो चीजें अभी फिनिश फॉर्म में नहीं गई, उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने ऐड करना है और उसकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको आपने माइनस कर देना है। तो बाकी जो चीजें हैं इसका मतलब है कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो चीजें मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से समझाता हूँ, ये देखें वर्क इन प्रोसेस में 30,000 चीजें लगी थी और उसकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 50,000, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री उसकी 50,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें आपकी वर्क इन प्रोसेस थी उसमें से जो 50,000 की चीजें हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद हमारे पास आई वो 2,10,000, यानी आपके पास 2,10,000 रुपए की जो चीजें मालियत है वो आपकी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में आ चुकी है, मैन्युफैक्चर्ड आ चुकी है, अभी सोल्ड नहीं हुई, वो सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड हुई है। अब ये जो 50,000 की चीजें आपकी रह गई हैं, ये जब आप अगले साल सीजीएस बनाएंगे तो ये आपकी वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी 50,000, फिर उस साल में जितनी वर्क इन प्रोसेस की आ रही होंगी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। जी बेटा
और कोई क्वेश्चन? आपने बेटा स्केच को Okay, याद sir. रखना है, आपने स्केच को बेटा याद रखना है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ओपन करता हूं एक्सरसाइज में से। अब ये देखिए आपके सामने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन उसने आपसे कहा है। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जरा डाटा पढ़े और देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं चीजें, सिर्फ डाटा पढ़ लें आप एक दफा। जी सर, कर सकते हैं। जी, अब आप चीजों को जरा पढ़ें। आपके सामने बेटा चीजें लिखी हुई हैं कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस गिवन है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। उसने आपको 5-6 चीजें दी हुई हैं। अब आपने नीचे देखो उसने मांगा क्या है। नंबर 1 प्राइम कॉस्ट। बेटा प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पहले प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आती है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के हटे हैं स्केच के अंदर कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये देखिए आपके पास कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज 80,000। उसमें आपने ऐड करना है परचेजेस को, परचेजेस है 2,30,000 की, तो आपके पास आंसर निकलेगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। देन उसमें से आपने माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 66,000, तो आपके पास आंसर निकलेगा मटेरियल कंज्यूम। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये नीचे उसने सॉल्व भी किया हुआ है, ये देखिए आपके सामने उसने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, ये भी स्केच हम पढ़ के आए। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 80,000, उसमें आपने ऐड किया परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से आपने लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपके पास आंसर निकला 2,44,000। जरा निकाल के देखिए ये आंसर आ रहा है। इसमें आप ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस, सॉरी इसमें आप ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, तो ये देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 94,000। तो जो आंसर निकला था उसमें 94,000 ऐड करेंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए पूरे स्केच में से 5 स्टेप से उसने सिर्फ आपसे कैलकुलेट कहा कि प्राइम कॉस्ट निकाले, तो आपको सिर्फ प्राइम कॉस्ट तक निकालना है, आगे फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो लाजमी नहीं कि ये पूरे का पूरा स्केच आपको बनाने के लिए आए, इस स्केच में से कोई थोड़ी सी भी चीज आपको आ सकती है, पूछी जा सकती है आपसे। जी बेटा। जी सर, ठीक हो। अंडरस्टैंड? ओके। सेकंड है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आता था कि जो आपने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट की है उसमें आपने एफओएच को ऐड कर दिया। तो प्राइम कॉस्ट अभी आपने निकाली है 3,38,000, इसमें आप एफओएच को ऐड कर दें। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर गिवन है 79,000, एफओएच ये देखिए आपके सामने, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 79,000, तो आपने इसमें ऐड कर देना है 79,000। अब यहाँ पे देखिए उसने 676 ये गलत पुट किया बेटा, यहाँ पे 79,000 पुट करना है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड है बेटा 79,000 ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने यहाँ 79,000 ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट इसको कहते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। जी सर। यहाँ तक बेटा किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? अभी आगे नीचे क्वेश्चन गिवन है फर्दर, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी गिवन है, हर क्वेश्चन को नीचे सॉल्व किया हुआ है। आपने ये करना है कि जब आप कल क्लास में आए तो आप इन क्वेश्चंस को देख के आइएगा, जो क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो फिर वो कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, यानी कल से बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बेटा हम सर मेडिकल सिलेबस यहीं तक है ना? जी मेड का सिलेबस ये सीजीएस तक है, यानी सीजीएस बनानी आपको आ सकती है, मैं आपको डाटा दे सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, कैलकुलेट फलां कॉस्ट, जिस तरह भी क्वेश्चन भी आपने किया या पूरे का पूरा स्केच बनाने के लिए भी आपको आ सकता है। जी सर। बाकी हम पेपर पैटर्न जो है वो कमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है जी सर, ठीक। बेटा हमारी वीडियो एंड हो रही है, तो चलें जो सीआर या जीआर साहब में बैठी हैं तो बेटा मुझे अपने अटेंडेंस जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है? सीआर साहब बैठे हैं? जी सर। जी चलें बेटा मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा अपनी, ठीक है?
इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन बुक मैंने आपके साथ ये शेयर की हुई है, उस बुक में से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।